अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको लास्ट लेक्चर हमारा समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे रिगार्डिंग मुझसे कर सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा एलिमिनेशन का, कि कैसे ड्रग बॉडी से रिमूव होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स के हमने स्टेप पढ़े लास्ट लेक्चर्स में। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस किया, जिसमें एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म और उसकी एलिमिनेशन के बारे में बताया। आज हम एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। पहले हमने सारी उसकी जो जस्ट उसकी डेफिनेशन को देखा था। आज हम उसकी डिटेल देखेंगे कि कैसे आपकी जब ड्रग आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है तो वो किस तरह मेटाबॉलिज्म के बाद आपकी बॉडी से रिमूव होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारी ड्रग क्लियरेंस या ड्रग एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आज के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। सबसे पहले हम ड्रग की क्लियरेंस देखेंगे। ड्रग की क्लियरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस पार्ट से होती है, कौन सा पार्ट, वो है किडनी। अब किडनी के थ्रू किस किस एरिया में एब्जॉर्प्शन होती है। आपको पता है किडनी के जो बेसिकली जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर सारी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, सिक्रीशन और री एब्जॉर्प्शन सारी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ हम अपने इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। क्लियरेंस बाय अदर रूट्स, किडनी के अलावा कौन से रूट्स हैं जिसको ड्रग को रिमूव करने के लिए फॉलो किया जाता है। फिर एंड पे हमारे फैक्टर्स होंगे, वो फैक्टर्स जो कि आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ड्रग क्लियरेंस की बात करें। जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए आपका सबसे मेजर ऑर्गन आपका लिवर है। जब लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है ड्रग, कुछ ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। जो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती हैं वो आगे फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद कैसे आपके बॉडी से रिमूव होती हैं, तो उसके बेसिकली 3 रूट्स हैं। एक के वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही एलिमिनेट हो जाए, दूसरा आपकी बाइल की सिक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट हो जाए, तीसरा वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू एलिमिनेट हो। Together, these elimination process cause the plasma concentration of drug to decrease exponentially. अब एलिमिनेशन का मकसद क्या है कि जब ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया है तो उसके बाद उसको उसका बॉडी में स्टे करना टॉक्सिसिटी काज करेगा, तो उसको बॉडी से रिमूव करना है हमने। अब वो रिमूव कुदरत के किस निज़ाम के थ्रू होगी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली किडनी या यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होगी। अब इसका मकसद क्या होता है कि आपके जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ड्रग के केमिकल मौजूद हैं वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग क्लियरेंस बाय किडनी की। तो किडनी के थ्रू किस तरह आपकी ड्रग रिमूव होती है। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी रिक्वायर्स द एजेंट टू बी सफिशिएंटली पोलर फॉर एफिशिएंट एक्सक्रीशन। जितने भी आपकी किडनी के थ्रू एलिमिनेशन होती है वो उन ड्रग्स की होगी जिनके जो पोलर होंगी या वीक एसिड वीक बेस होंगी। तो ऐसी जो ड्रग्स हैं वो आपकी किडनी के थ्रू क्लियर होंगी और एलिमिनेट होंगी। रिमूवल ऑफ a drug from the body occurs via a number of routes, the most important being through the kidney into the urine. आपकी बॉडी में बहुत से सिस्टम प्रेजेंट हैं जो आपकी जो ड्रग है या केमिकल्स इंजेक्ट हुए हैं उसको रिमूव कर सके। किडनी जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा कौन कौन से हैं, आपके आंसू हो गए और लंग्स हो गए। लंग्स के अलावा मदर्स जो फीड करवाती हैं उनका मिल्क हो गया, उसके थ्रू भी ड्रग एलिमिनेट होती हैं। इसके अलावा भी जो आपका बाइल है उसके थ्रू भी ड्रग की एलिमिनेशन पॉसिबल है। पर इन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका जो कंसर्न है, वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब ऐसा पेशेंट जिसका रीनल सिस्टम फेल हो गया है उनको बार बार डायलाइज करवाते हैं। डायलाइज क्यों करवाते हैं कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उसका बॉडी से एलिमिनेट होता रहे, और आर्टिफिशियल डायलाइसिस के थ्रू।
तो इसीलिए ये जो वो मेडिसिन इनटेक कर रहे होते हैं वो बॉडी में ज़्यादा देर स्टे ना करें, तो वो उसको हम एक्स्ट्रा कोर्पोरियल डायलिसिस के थ्रू बार बार ये इसकी ड्रग की एलिमिनेशन करवा रहे होते हैं। अब ड्रग की एलिमिनेशन सबसे पहले हम आपको थोड़ा रिकॉल करवाती हूँ कि आपकी जो किडनी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या था, नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन के हमने पार्ट्स पढ़े, उसमें एक सबसे पहला उसका ग्लूमुलर पार्ट होता है, बोमन कैप्सूल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है। फिल्ट्रेशन के बाद आपका एक प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स आती हैं, उसके वो जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर भी आपकी जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो रही होती है। उसके अलावा जो एक डिस्टल ट्यूब्यूल्स आती हैं उसके अंदर क्या होती है, सिक्रीशन पॉसिबल हो रही होती हैं। फिर इसी तरह आपकी हम इसको कि कैसे ड्रग्स आपके बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट हो रही हैं उसको हम पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपका जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपके नेफ्रॉन के फंक्शनिंग में जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे कैसे उसने ड्रग को एलिमिनेट करना है, तो उसको पढ़ते हैं। ड्रग एंटर द किडनी थ्रू रीनल आर्टरीज, मतलब एफरंट आर्टरियोल जो होती हैं उसके थ्रू आपकी किडनी के अंदर जो किडनी के अंदर जो मौजूद ग्लोमेरुलर पार्ट है उसके अंदर एफरंट आर्टरियोल के थ्रू ड्रग एंटर होगी। जब ड्रग एंटर होती है उधर, तो वहाँ पे तो पूरा प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती हैं। अब क्या होता है कि जो भी आपकी फ्री ड्रग होगी, जो कोई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होगी, जो आपका ग्लोमेरुलर पार्ट होता है ना बोमेन का, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर पोरस उसकी मेम्ब्रेन होती है। पोरस मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो पोरस मेम्ब्रेन इजीली जो लार्ज पार्टिकल हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कोई ड्रग बाइंड हो जाए तो वो एक्स्ट्रा लार्ज साइट्स प्रोड्यूस कर जाती हैं, जिसकी वजह से उन ड्रग्स का पास होना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसी ड्रग जिनका माइक्रो, मतलब कि उसका साइज बड़ा नहीं होता, छोटे साइज की जो ड्रग्स होंगी वो आपकी जो किडनी के अंदर स्लिट जंक्शन होंगे, जो बोमन कैप्सूल के अंदर उसकी मेम्ब्रेन के अंदर स्लिट जंक्शन होंगे, उसके थ्रू ये ड्रग अंदर एंटर हो सकती है आपकी किडनी के, और वहाँ से फिल्टर हो जाएगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू, वो नेक्स्ट पार्ट तक पहुँच जाएगी। एज द फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 120 से 125 मिलीलीटर पर मिनट हो रहा होता है आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन। तो ये आपकी क्या करती है कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट इज़ नॉर्मली अबाउट 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। जितना भी आपकी पर मिनट 600 ml का ब्लड फ्लो आ रहा है आपकी किडनी में, उसमें से 125 ml फिल्ट्रेट हो रहा है। Lipid solubility and pH do not influence the passage of drug into glomerular filtrate. However, varying the glomerular filtration rate and plasma binding of drug may affect this process. अब जो बात है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ड्रग की सोलबिलिटी उसकी लिपिड के वो लिपिड सोलुबल है या उसकी पीएच क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करती। बस ये जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का ओवरऑल प्रोसेस है उस पर इसका अफेक्ट हो सकता है। अब ये बात करेंगे सबसे पहले ये क्या है, एफरंट आर्टरियोल्स हैं, ये आपका बोमन कैप्सूल है। एफरंट आर्टरियोल्स के थ्रू कि जब सबसे पहला हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टेप पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ड्रग किसके पास आ जाती है, आपके ब्लड के पास, ब्लड के थ्रू कैपिलरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज में आएगी। तो एफरंट आर्टरियोल में ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आया तो इस पार्ट पे इसने क्या करना है कि जो मॉलिक्यूल इधर से सोलेबल फॉर्म में से गुजर सकते हुए वो इसके पोरस स्ट्रक्चर, बोमन कैप्सूल के पोरस स्ट्रक्चर से पास हो जाएंगे और ये जो उसका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है उसके अंदर आ जाएंगे।
यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जितनी भी सिक्रीशन हो रही होती है कि आपकी अगर कोई भी अब यहाँ ये जो ब्रोमन कैप्सूल के बाद का आपका नेफ्रॉन का पार्ट है, इसने क्या करना है, फिल्ट्रेट करके कंसंट्रेट करके फिर यूरिन के थ्रू ड्रग को बाहर पास आउट कर देना है बॉडी से। अब क्या है कि अगर इस पार्ट के अंदर जो आपका प्रोक्सिमल पार्ट है, इसके अंदर अगर कोई आपके काम की चीज़ प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, वो वापस सक्रीट आउट हो जाएगी। यहाँ से होने के बाद वो आपके डिस्टल पार्ट पे जाएगी। डिस्टल पार्ट में जितनी भी अगर वो ड्रग्स जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगी, इसके डिस्टल पार्ट के अराउंड मौजूद जो कैपिलरीज हैं उसके थ्रू वो इस डिस्टल पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद वो वापस आपके जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर जाके आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके फिर पास आउट हो जाएगी बॉडी से। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ड्रग दैट वर नॉट ट्रांसफर इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लीव द ग्लोमेरुलाई थ्रू द एफरंट आर्टरियोल। क्योंकि ये देखिए ऐसी ड्रग्स एफरंट के थ्रू ये यहाँ पे आई, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ। जिन ड्रग्स ने यहाँ से पास आउट हो सकती हैं इजीली, जिनका साइज कम है, वो यहाँ से पास आउट होके इस पार्ट तक, फर्स्ट ट्यूबुलर जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट है वहाँ तक पहुँच जाएंगी। अब जो नहीं हो सकती वो ई फ्रंट के थ्रू निकल जाएंगी। ई फ्रंट आगे जाके यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है, पूरा प्लेक्सिस बना रहा होता है, और फिर ये जो डिस्टल पार्ट है इसके अंदर भी पूरा प्लेक्सिस बना रहा होता है। अच्छा, अब जो ड्रग आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन सकी, वो क्या करेगी, एफरंट आर्टरियोल के थ्रू जाके कैपिलरी प्लेक्सिस का हिस्सा बन जाएगी, और क्या करेगा, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू आपकी नेफ्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिक्रीशन प्राइमरीली अकर इन दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बाय टू एनर्जी मेथड, जिसमें क्या होती है कि यहाँ पे सिक्रीशन दो तरह पॉसिबल होती है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और दूसरी पैसिव होती है। या वो जो एक्टिव होती है उसमें तो उसको कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है या ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि जो ड्रग को एक्टिवली उसके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर कर दे। अब इसके अंदर बात की हुई है कि जो आपके वीक एसिड और वीक बेसिस हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वीक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, वो जाके मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसका प्रोटॉन। फिर इसी तरह जो वीक बेसिस होती हैं उसके अंदर जो उसका जो बी पार्ट है, जो उसका कैटाइनिक पार्ट है, वो क्या करता है, वो रिलीज हो जाता है और वो जाके एब्जॉर्ब होता है। अब बात करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन की, कि जब डिस्टल जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। जैसे ड्रग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करेंगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये देखें, यहाँ से होके सारी जो भी जिस मटेरियल ने यहाँ पे एब्जॉर्ब होना था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, यहाँ पे क्या होती थी आपकी रीएब्जॉर्प्शन इस पार्ट में हो रही थी। तो जिसने रीएब्जॉर्ब होना था हो गया, जिसने वो वापस क्या आएगा, इधर कंसंट्रेट होता इस पार्ट तक पहुँच जाएगा। इस पार्ट में इंतहाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो ये जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट के को इर्द गिर्द उसके पूरा प्लेक्सिस ने कवर किया हुआ है। उसमें जो ड्रग्स खुसूसन के ये जो वीक एसिड और वीक बेसिस हैं, वो क्या करते हैं, वो इस जगह पे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, इस जगह पे। अब इधर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन भी क्या करती जाती है, इंक्रीज होती है। इधर मोस्टली कौन सी जो एनाइनिक फॉर्म में, जैसे वीक एसिड हैं, वीक बेसिस हैं, वो यहाँ पे इजीली एब्जॉर्बेबल हैं। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन की। इन्होंने यहाँ बोला है कि वो ड्रग्स जो रह जाती हैं आपके प्रॉक्सिमल पार्ट में एब्जॉर्ब होने से, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करती हैं। द ड्रग इफ अनचार्ज मे डिफ्यूज आउट ऑफ नेफ्रिक
ल्यूमन बैक इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऐसी ड्रग्स जो अनचार्ज हैं, मतलब जो एनाइनिक नहीं है, वो मैंने बताया आपको किडनी के डिस्टल पार्ट में जस्ट एनाइनिक जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। जो ड्रग्स एब्जॉर्ब जिसके ऊपर एनाइंस नहीं होंगे, वो मतलब न्यूट्रल होंगी, वो आपके सिस्टम के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर वापस मूव कर जाएंगी। मैनिपुलेटिंग द पीएच ऑफ यूरिन टू इंक्रीज द आयोनाइज्ड form of drug in the lumen may be done to minimize the amount of back diffusion। अब क्या होगा कि जो यूरिन की पीएच है वो अगर कोशिश करती है कि जो ड्रग वापस सर्कुलेशन की तरफ जा रही है वो ना जाए, उसको आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके मिनिमम ट्रांसफ़र हो सके सर्कुलेशन के अंदर, मतलब बैक फ्लो कम हो सके, इसलिए जो उसकी यूरिन की पीएच है वो जो ड्रग को आयोनाइज करने की कोशिश करती है। एज ए जनरल रूल weak acid can be eliminated by alkalization of urine, whereas elimination of weak bases may be increased by acidification of urine। अगर आपकी बॉडी में, और इस प्रोसेस को आयन ट्रैपिंग बोलते हैं, अगर आपके जो यूरिनरी का डिस्टल पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, वीक एसिड और बेसिस क्या होती हैं, वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। अब उसके अंदर जब एब्जॉर्ब हो रही हैं, अगर आपकी वीक एसिड को उसने एलिमिनेट करना है बॉडी से, तो यूरिन की जो अल्कलाइन जो खसूसियत है उसको, उसकी जो बेसिक खसूसियत है वो वीक एसिड को एलिमिनेट करेगी, और इस तरह जो वीक बेस है, जो यूरिन की एसिडिफिकेशन है, उसको उसके ऊपर एक्ट करके उसको उस एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होने में हेल्प आउट करेगी। तो इस तरह क्या होता है, इस जो प्रोसेस को आयन ट्रैपिंग कहते हैं कि उसने एसिड का आयन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जाहिर सी बात है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जो वीक एसिड आपके बेसिक यूरिन के साथ एक्ट करेगा तो उसके अंदर जा एक्ट करके उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह वीक बेस की ऑपोजिट बिल्कुल बात है। तो इस प्रोसेस को आयन ट्रैपिंग बोलते हैं। ये देखें, सबसे पहले क्या होगा, जो भी आपकी ड्रग्स होंगी जो प्लाज्मा प्रोटीन से छोटे साइज़ की होंगी, वो एफरंट आर्टियोल के थ्रू आपके वुमेन कैप्सूल के पास आएंगी। यहाँ पे ये फिल्टर होके आगे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल की तरफ चली जाएगी। ऐसी ड्रग जो यहाँ पे फिल्टर ना हो सके वो अपने इस सिस्टम के थ्रू वापस ई फ्रंट की तरफ चली जाती है। ई फ्रंट आगे जाके इस जगह प्लेक्सिस बना रहा है और डिस्टल ट्यूब्यूल में प्लेक्सिस बना रहा। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी वो आपकी एसिड बेस या आयोनाइज्ड ड्रग्स मौजूद होंगी। ठीक है, अब इनकी ये जो ड्रग होती हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे फुल ऑन कंसंट्रेशन उसकी हाई होती रहती है, फिर वो डिस्टल ट्यूब्यूल से आपकी बॉडी के ब्लैडर में जाके पास आउट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। उन्होंने यहाँ पे वीक एसिड की एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद phenobarbital weak acid overdose can be given bicarbonate which alkalize the urine and keep the drug ionized, thereby decreasing its reabsorption। अब क्या है, reabsorption इधर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात की कि ऐसी नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जब आपके डिस्टल ट्यूब्यूल में आएंगी तो वो क्या करेंगी, वापस सिस्टम की तरफ जाना शुरू होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा ना यहाँ पे हम तो एब्जॉर्ब होना नहीं है, तो हम वापस सिस्टम की तरफ जाएं। तो उसको उसके इस एस्पेक्ट को रोकने के लिए क्या करता है कि आपका यूरिन क्या करता है कि अपनी बेसिक नेचर ले आता है। बेसिक नेचर की वजह से वो क्या करता है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आयोनाइज करके वाटर रिलीज करके उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके उसको बॉडी से एलिमिनेट करके दफा करने की कोशिश करता है। फिर क्या है कि अगर इसी तरह कोई ऐसी ड्रग्स ले लें जिसकी ओवरडोज, जैसे अक्सर लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज हो जाए वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी काज करता है। अगर वो मेडिसिन वीक एसिड होंगी तो वो आपकी बॉडी को हार्मफुल होंगी। अब उसकी एक एग्जांपल दी है phenobarbital। वो क्या है कि एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या करता है कि अगर उसकी ज़्यादा हम डोज ले लें वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी काज करेगा। अब उसको ओवरकम करने के लिए उसका ट्रीटमेंट के तौर पे आपकी जो बाइकार्बोनेट
दी जाती है ताकि वो उसका दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन होकर न्यूट्रल फॉर्म बन जाए। इफ़ ओवरडोज इज़ विद वीक बेस, अगर इसी तरह वीक बेस की बात करें कि कोई बेसिक नेचर की ड्रग की ओवरडोज हो गया है तो उसको उसका ट्रीटमेंट के तौर पे यूरिन की एसिडिफिकेशन कराएंगे। वो कैसे करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड दे देंगे पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्मफुल इफेक्ट है ना वीक बेस के, जो ओवरडोज हो गई है वो कंपनसेट हो जाएगा। अब रोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, most drugs are lipid soluble without chemical modification, would diffuse out of kidney tubular lumen when the drug concentration infiltrate become greater than that इन दी पेरीवास्कुलर स्पेस। अब क्या है कि आपकी ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी लिपिड सोलेबल होती हैं। जो लिपिड सोलेबल हैं वो तो आराम से आपके किडनीज के ल्यूमन से, जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है उधर से निकल के पेरीवास्कुलर स्पेस में आ जाएगी। अब इस इफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे। टू मिनिमाइज द रीअब्जॉर्प्शन, ड्रग्स आर मॉडिफाइड primarily in the liver into more polar substances using two type of reaction। क्या है यहाँ पे ड्रग के मेटाबॉलिज्म की बात की है कि आपके जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म हैं उसमें क्या है कि मोस्टली तो ड्रग हैं वो लिपिड सोलेबल हैं। लिपिड सोलेबल क्या होंगी, वो मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो उसका एलिमिनेशन बॉडी से मुश्किल हो जाएगा, उस मुश्किल बॉडी से उसका रिमूवल मुश्किल हो जाएगा। उस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या है कि ड्रग पहले मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज होने के लिए उस मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, बेसिक दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फेज 1 रिएक्शन, एक फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन वो होता है बेसिकली फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि हम ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें से निकल जाएगा या ऐड हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी ड्रग की साख्त चेंज हो जाएगी। अब फेज़ 1 की बात करें, इसमें क्या होता है कि आपकी ड्रग जो भी ली है उसके केमिकल फार्मूला के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो जाती है। लीवर के अंदर की बात करें हैं, लीवर के अंदर जब आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी तो फेज़ 1 में हाइड्रोक्सिल या फेज़ 1 रिएक्शन होगा या फेज़ 2 रिएक्शन होगा। फेज़ 1 रिएक्शन वो होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडअप हो जाता है या आपका जो रिमूवल ऑफ ब्लॉकिंग ग्रुप्स फ्रॉम हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स, तो यहाँ आपके कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स रिमूव हो जाते हैं। अब फेज़ 2 की बात करें, इसमें क्या होता है फेज़ 2 के रिएक्शन में दैट यूज कॉन्जुगेशन विद सल्फेट ग्लाइसिन ग्लूकुरोनिक एसिड टू इंक्रीज ड्रग पोलैरिटी। अब इन दो तरीकों से हम ड्रग को चार्ज कर सकते हैं। अब ड्रग के ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो आसानी से बॉडी से एलिमिनेट होके किडनी के थ्रू एलिमिनेट होके पास आउट हो जाएगी। अच्छा, दी conjugate are ionized, the charge molecule cannot back diffuse out of kidney lumen। फिर इस तरह इसका यही फ़ायदा है कि जब पोलराइज फॉर्म में कोई ड्रग प्रेजेंट होगी तो वो बॉडी सिस्टम में वापस बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आने की कोशिश नहीं करेगी। तो अब तक हमने बात की है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपके लीवर में हो रहा है। लीवर दो मेटाबॉलिज्म की क्यों ज़रूरत है कि उनके किडनी के अंदर आपके कुछ ड्रग वापस सर्कुलेशन की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए आपके ड्रग को मेटाबोलाइज करना ज़रूरी है। और वो मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर दो किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, एक फेज़ 1 रिएक्शन, एक फेज़ 2 रिएक्शन। अब ये ड्रग की नोयत पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडअप हो रहा है, कार्बोक्सिल निकल रहा है, अमाइनो एसिड ग्रुप निकल रहा है, या उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ब्लॉकिंग हो रही है। अब फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है कि सल्फेट ग्लाइसिन और ग्लूकोरोनिक एसिड जो है वो एडअप हो रहा है, उसके साथ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसकी पोलैरिटी को इन्हांस कर रहा है। अब इसके अलावा भी किडनी के अलावा भी आपकी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट इंटेस्टाइन्स के थ्रू भी हो सकती है, बाइल के थ्रू भी हो सकती है। मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए जब ड्रग के पास जाएगी तो बाइल के थ्रू जाएगी तो वो आपके फीसिस के थ्रू रिमूव हो जाएगी। लंग्स के थ्रू कौन सी, अच्छा बाइल के थ्रू आपकी कौन सी ड्रग मोस्टली करते हैं, जो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के साथ अटैच, प्लाज्मा या प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है ना, उनका लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज किडनी के वो जो
ग्लोमेरुलर पार्ट था उसके अंदर से गुजर नहीं सक रहा था, तो वो क्या होता है, वो बाइल के पास पहुंच जाता है। बाइल फिर फीसिस के थ्रू उन ड्रग्स को एलिमिनेट कर देता है। अब लंग्स के थ्रू भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही होती है कि ड्रग की एलिमिनेशन हो रही है। तो जैसे अगर कोई अल्कोहलिक ड्रग है तो, या वोलाटाइल गैशियस वोलाटाइल फॉर्म में है कोई ड्रग, तो उसकी जो क्लियरेंस होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। इसलिए जब कोई अल्कोहलिक पेशेंट या अल्कोहलिक मैन होता है, उसके वो जब एक्सपायर करता है तो हमें अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। वो इसलिए क्योंकि उसके लंग्स के थ्रू अल्कोहल की एलिमिनेशन हो रही होती है। अब मिल्क इन नर्सिंग मदर, ऐसी मदर्स जो बेबी को फीड करवा रही हों, उनके मिल्क अगर वो मेडिसिन लें तो उनके मिल्क में ड्रग की एक्सक्रीशन होती है। और कौन सी किस्म की ड्रग्स, इसमें जो हाईली वाटर सोल्युबल ड्रग्स होंगी वो मिल्क के अंदर एब्जॉर्ब होके मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी। अब इसका नुकसान तो मदर को तो कोई नहीं नुकसान, पर ये कि बच्चे को वो ड्रग के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। The feces are primarily involved in elimination of unabsorbed orally ingested drugs or drugs that are secreted directly into the intestine or bile। यहाँ ये बात की हुई है कि बाइल और इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म के बाद उसकी एलिमिनेशन होगी तो वो फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। While in the intestinal tract, most compounds are not reabsorbed and eliminated in feces। वाज का कुछ आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाती, तो वो डायरेक्ट फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है ड्रग। एक्सक्रीशन ऑफ सम ड्रग इनटू स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, हेयर, स्किन occurs only to small extent। इनके सलाइवा, स्वेट, टीयर्स के थ्रू भी आपकी बॉडी से ड्रग एलिमिनेट होती है, पर ये बहुत ही माइनर वैल्यू रखती है। अब अगर हम टोटल बॉडी क्लियरेंस की बात करें कि पूरी बॉडी के अंदर किस हद तक ड्रग क्लियर हुई है, तो उसका डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व करके ड्रग की क्लियरेंस देखी है। सबसे पहले अगर टोटल पूरी बॉडी की बात करें तो आपका लीवर हेपेटिक सिस्टम के थ्रू कितनी क्लियरेंस हुई है, आपकी रीनल आपके किडनी सिस्टम के थ्रू कितनी हुई है, आपके लंग्स के थ्रू कितनी क्लियरेंस हुई है, और ये जो जितने भी हमने सलाइवा, टीयर्स, मिल्क वगैरह के पड़े, इन सारे सिस्टम को मिला के जितनी भी क्लियरेंस है उसको हम प्लस करके तो हम टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ ड्रग काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था कि आपने जो ड्रग इंटेक लिया, ड्रग के ऊपर आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट ने किस किस तरह एक्ट किया है, कौन कौन से स्टेप फॉलो हुए हैं। सबसे पहले थी ड्रग की, जब हमने ड्रग इंटेक किया, एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एलिमिनेशन थी। अब ये जितने भी फैक्टर हैं उनमें से कुछ की तो हमने फैक्टर उसके ऊपर कौन कौन से, जैसे एब्जॉर्प्शन था उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम इसकी समरी को देखते हैं और इससे नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी थोड़ी सी छोटी सी असाइनमेंट होगी। तो अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर ड्रग से रिलेटेड बात करें तो ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, ड्रग किस फॉर्म में दी गई है, ड्रग आया कि लिपिड सोलेबल है कि नहीं, उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर साल्ट, अगर वो आया कि वो साल्ट फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, वो कितने हद तक वाटर में सोलेबल है। अब उसके अलावा पेशेंट के जीआईटी ट्रैक की बात करते हैं, जीआईटी कंटेंट की बात करते हैं, और उसके वो कितने टाइम स्पैन में गुजर रही है, ट्रांजिट टाइम मतलब कि ड्रग कितने टाइम के लिए आपकी बॉडी में स्टे कर रही है, कितना उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो रही है, डिजीज स्टेट कोई बीमारी तो नहीं है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग जब ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो उसके हार्मफुल इफेक्ट आते हैं उसको डिसइंटीग्रेट करने में कितना उसका केमिकल ज़ाया हो रहा है, किस रूट के थ्रू हमने ड्रग ली है, उसका एरिया कौन सा है, कितना सरफेस एरिया है, कितनी उसमें कैपिलरीज में ब्लड फ्लो प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट कर रही थी। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले पेशेंट के
फैक्टर की बात करें तो ऑर्गन परफ्यूजन रेट के किस हद तक ऑर्गन का उसके अंदर एब्जॉर्प्शन रेट है कि ड्रग ब्लड से और टिश्यू लेवल तक एब्जॉर्ब हो रही है कि नहीं। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो उसमें कोई डिजीज़ हो, एज है, जेंडर है पेशेंट का, बुजुर्गों में ऑब्वियसली कम उसका एब्जॉर्प्शन होगी बनस्बत यंग के। फीमेल और मेल की बात करें तो इनमें भी डिफरेंस होगा। ड्रग फैक्टर की बात करें तो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन है या टिश्यू अफिनिटी इसको अफेक्ट कर रही है, या उसकी पीएच क्या है, उसकी लिपिड सोलबिलिटी क्या है, ये आपकी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करती है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सेम एज और उसका जेंडर और उसका कि वो किस नस्ल का है उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अब मेटाबॉलिज्म के अगर एक्सटर्नल फैक्टर बात करें तो हमारी डाइट कैसी है, ड्रग इनटेक, इंडक्शन इनहिबिशन ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम और डिजीज स्टेट। अब एलिमिनेशन की बात करें तो ग्लोमेरुलर फैक्टर में हमने अभी पढ़े सारे उसके कि कहीं मॉलिक्यूल का साइज़ तो नहीं ज़्यादा, अगर साइज़ ज़्यादा है तो प्रोटीन बाइंडिंग तो नहीं, बाइंडिंग है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो किस एरिया में जाके एब्जॉर्ब होगी और किस में नहीं होगी। ब्लड फ्लो किडनी में उसके ब्लड की कहीं कोई अमाउंट प्रॉपर आ रही है, अगर कम आ रही है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपिलरी में ब्लड फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा बॉडी से एलिमिनेशन पॉसिबल हो सकेगी। ट्यूबुलर फैक्टर यूरिनरी उसका पीएच कितनी है, उसकी आयोनाइजेशन कितनी है, उसके ड्रग की पीएच क्या है, ड्रग के लिपिड सोल्यूबल है कि नहीं, और कोई उसको रीनल डिजीज़ तो नहीं है। तो ये सारे हमारे जो ड्रग जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के उसके ऊपर इफेक्ट क्या है और उन इफेक्ट्स के आगे फर्दर फैक्टर्स कौन से हैं, तो मैंने आपको ये सारी समरी बता दी। आज के टॉपिक में हमने ड्रग की एलिमिनेशन देखी है, ड्रग की एलिमिनेशन के साथ साथ हमने मेटाबॉलिज्म को ओवरव्यू किया है, उसके बाद हमने फैक्टर कौन कौन से उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं उनको देखा है। तो आज की हमारा आपका जो नेक्स्ट फ्यू डेज़ का टास्क है जिसको आप 19 जून तक सबमिट करवा सकते हैं, तो आपने ये देखना है कि जितने भी मैंने आपको फैक्टर बताए हैं या इससे ज़्यादा इसकी आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख लेनी है कि कैसे हर फैक्टर आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, एलिमिनेशन पे और मेटाबॉलिज्म पे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह इफेक्ट कर रहा है। तो ये आप मुझे कोई वर्ड की फाइल में, पीपीटी में, या आप खुद बना लें हाथ से और उसकी पिक्चर बना के पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके मुझे सबमिट करवा सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है आपको। और थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपको वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको 2-3 दफ़ा गो थ्रू करें, आपको चीज़ें आराम से समझ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।